बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आयाम एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम जनवरी अटेम्प्ट का जो एग्ज़ाम हुए थे जेई मेंस के, उसका 21 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था उसको सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 2x माइनस 5 अपॉन 11 माइनस 3x प्लस साइन इनवर्स 2x माइनस 3x प्लस 1 is the interval alpha and beta, then alpha plus 2 beta is equal to alpha plus 2 beta की हमें वैल्यू बतानी है। तो हमें पता है कि कोस इनवर्स की जो डोमेन होती है, कोस इनवर्स x में जो डोमेन होती है उसमें x होता है, वो किस में बिलोंग करता है? वो -1 to 1 के बिलोंग करता है जो डोमेन होती है। तो हमारे पास x की जगह यहाँ पर दे रखा है 2x माइनस 5 11 माइनस 3x। इसका मतलब 2x माइनस 5 11 माइनस 3x, ये 1 to -1 to 1 के बीच में बिलोंग करेगा। तो इसके अंदर आपको वेवी कर्व मेथड अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। 2x माइनस 5 अपॉन 11 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ -1, और दूसरा केस बनेगा 2x माइनस 5 11 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 1। हमें पता है कि इनइक्वालिटी के अंदर हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है, तो हम कब क्या करेंगे, इसके अंदर जो -1 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 अपॉन 11 माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x माइनस 5 और ये आ जाएगा प्लस में 11 माइनस 3x अपॉन में आएगा 11 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास -x प्लस 6 अपॉन 11 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये x माइनस 6 बनेगा, और इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो 3x माइनस 11 बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम नंबर लाइन पर लेकर जाते हैं, तो नंबर लाइन पर लेकर जाएंगे तो ये बनेगा आपके पास 6 और ये आ जाएगा 11/3। इधर पॉजिटिव होता है इनफाइनाइट, इधर नेगेटिव का इनफाइनाइट, सभी की पावर ओड है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा। हमें ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट टू 11/3 यूनियन ऑफ 6 टू इनफाइनाइट। क्लियर? इसके साथ ओपन ब्रैकेट लगा है क्योंकि 11/3 ये डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आपने 11/3 को इंक्लूड किया तो 0 हो सकता है, जो कि अलाउड नहीं है। अब हम दूसरे पार्ट को सोल्व करते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन के साथ जो कॉमन होगा वो इस फंक्शन का सॉल्यूशन होगा। फिर हम साइन इनवर्स का सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर उन दोनों का जो कॉमन होगा वहां से हमें अल्फा और बेटा मिलेगा। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम इसका सोल्व करते हैं 2x माइनस 5 अपॉन 11 माइनस 3x, राइट। इस चीज को हम सोल्व करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, 1 इधर लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 अपॉन 11 माइनस 3x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एलसीएम आएगा 11 माइनस 3x, ये हो जाएगा 2x माइनस 5 माइनस 11 और प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 5x माइनस 16 अपॉन 11 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 0। इसको हम अगर इस x को पॉजिटिव बनाना है तो बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है हमें पता है कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा 5x माइनस 16, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 3x माइनस 11 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब इसको मैं नंबर लाइन पर लेकर आऊंगा तो एक तो मिलेगा हमें x की वैल्यू 11/13 11/3 और एक x मिलेगा हमें 16/5। अब 11/3 होता है हमारे पास 3 पॉइंट, ये 6 के करीब जाएगा और ये जाएगा 3.2 के पास, तो ये छोटा होता है 3.2, तो ये आ जाएगा 16/5 और यहाँ पर आ जाएगा 11/3। इधर होगा राइट हैंड साइड में पॉजिटिव प्लस का इनफाइनाइट, इधर हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट। वेवेकर मेथड यूज करते हैं प्लस माइनस प्लस, तो आपके पास आंसर आएगा वो 16/5 से लेकर माइनस इनफाइनाइट से 16/5 और 11/3 से इनफाइनाइट तक। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट टू 16/5। उसके बाद इसके साथ क्लोज ब्रैकेट अलाउड है। क्लियर? इसके साथ क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा 11/3 के साथ यूनियन ऑफ
11/3 टू इनफाइनाइट। क्लियर। अब हमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए कोस इनवर्स वाले के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का कॉमन निकालेंगे। अब इसका ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड पार्ट का जो सॉल्यूशन आया है वो आया हमारे पास 16 माइनस इनफाइनाइट से 16/5। 16/5 क्या होगा, इससे इधर मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16/5 से माइनस इनफाइनाइट, और उसके बाद है 11/3 से इनफाइनाइट। ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन था, ये फर्स्ट का था। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट होगा, ये पार्ट इनका कॉमन हो जाएगा। तो कोस इनवर्स का जो सॉल्यूशन था एक्स का, उसमें एक्स किस में बिलोंग करेगा, कोस इनवर्स के लिए एक्स बिलोंग करेगा आपका माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 16/5। 16/5 है। उसके बाद है यूनियन ऑफ 6 टू इनफाइनाइट। क्लियर। ये तो सॉल्यूशन है हमारे पास कोस इनवर्स एक्स के लिए, जिसका एक्स बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट टू 16/5 और 6 टू इनफाइनाइट। अब हमें जो सोल्व करना है वो किसको सोल्व करना है बेटा, वो है साइन इनवर्स 2x माइनस 3x प्लस 1 को। तो हमें पता है साइन इनवर्स x में भी जो डोमेन होती है वो भी क्या होती है, डोमेन जो होती है इसकी वो बिलोंग करती है -1 to 1 के बीच में। क्लियर। तो इसके लिए जो x दिया है वो है 2x² माइनस 3x प्लस 1। तो इसमें दिया हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये आपको दिया हुआ है -1 to 1 के बीच में लाई करेगा। तो इसके भी दो केस बनेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, इधर वाले केस को। तो ये होगा 2x² माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और दूसरा हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ से हमें मिलेगा 2x² माइनस 3x, इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 आ रहा है, क्योंकि -3 का स्केयर -4 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर जो आएगा 9 माइनस ये हो जाएगा 16 -7 लेस देन 0। तो इसके रूट तो क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ से मिलेगा हमें 2x² माइनस 3x, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकालते हैं तो ये मिलेगा 2x माइनस 3 लेस देन 0। अब इसको वेविकर्व मेथड से सोल्व करेंगे तो एक x की वैल्यू 0 आएगी, और एक आएगा आपके पास 3/2, इधर इनफाइनाइट होगा और इधर माइनस इनफाइनाइट होगा। अब हमारे पास वेविकर्व मेथड में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा 0 से 3/2। अब इसका मैं इसके साथ सॉल्यूशन कंपेयर करता हूँ, मतलब कॉमन निकालते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा फाइनल अल्फा और बीटा देकर जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सॉल्यूशन था वो था माइनस इनफाइनाइट से 16/5। क्लियर। उसके बाद था हमारे पास 6 टू इनफाइनाइट। क्लियर। उसके बाद सेकंड पार्ट का जो सॉल्यूशन आया साइन इनवर्स का वो था 0 से 3/2। उसका सॉल्यूशन क्या आया है, 0 से 3/2 इसी के बीच में लाई करेगा। ठीक है। तो इन दोनों का जो कंबाइन कॉमन सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा 0 to 3/2। तो इसमें x है वो किस में बिलोंग करेगा, दोनों के लिए कंबाइन होगा जो फंक्शन का जो x बिलोंग करेगा वो हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट 0 से 3/2। लेकिन इसने बोला है कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो डोमेन है वो अल्फा और बीटा है। तो अल्फा हो जाएगा हमारे पास 0 एंड बीटा हो जाएगा 3/2। तो अल्फा हो जाएगा 0 एंड बीटा हो जाएगा 3/2। तो हमें क्या निकालना था बेटा इसके अंदर, अल्फा प्लस 2 बीटा। क्या निकालना है, अल्फा प्लस 2 बीटा। तो अल्फा था 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बीटा था 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 0 + 3 = 2। क्लियर। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर 3, जो कि ऑप्शन सेकंड। क्लियर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें दिया है द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द इलिप्स x² + 4y² = 4 and outside the region bounded by the curve y = mod of x - 1 and y = 1 - mod of x। तो आपको जो बेटा एलिप्स दी है वो दी हुई है x² + 4y² = 4। अगर मैं बोथ साइड 4 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा x² / 4 + y² / 1 और इक्वल टू हो जाएगा 1।
ये एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर और इक्वल टू आ जाएगा 1। इसको मैं कंपेयर करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो मेरे को ए की वैल्यू मिलेगी, वो हो जाएगी 2 और बी हो जाएगा 1। इसका मतलब ये एलिप्स एक्स एक्सिस पर लाई करेगी, ठीक है। ये एलिप्स होगी वो एक्स एक्सिस, जिसका जो मेजर एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा वो हो जाएगा 2 -2 0 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा इसका 2 0। क्लियर। अब हमारे पास ये पॉइंट होगा, ये वाई एक्सिस पर उस कौन से पॉइंट पर कट करेगी, ये कट करेगी 0 1 पर और ये हो जाएगा इसका 0 -1। क्लियर। अब हमारे पास जो कर्व का ग्राफ दिया है वो दिया है y इक्वल टू मोड ऑफ x -1। इसका मतलब y इक्वल टू मोड ऑफ x क्या होता है, ये जो ग्राफ होता है वो 0 0 से पास करता है। अगर x 0 होता है तो y भी 0 होता है। अगर मैं यहाँ पर x 0 रखूंगा तो y क्या हो जाएगा -1। तो इसका ग्राफ है वो 0 -1 से v शेप बनाएगा। उसके बाद दूसरा दिया हुआ y इक्वल टू 1 माइनस मोड ऑफ x। इसका जो ग्राफ होगा, अगर मैं x 0 रखता हूँ तो यहाँ से हमें y क्या मिलेगा, y मिलेगा 1 और माइनस का x दिया हुआ है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है। इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स के जो वीडियो है उसको देख लेना एक बार। इसमें क्या दिया हुआ है, जो x 0 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका ग्राफ बनेगा 0 और 1 से पास करेगा। अब ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर कट करेंगे, ये पॉइंट होगा आपका -1 0 और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 1 0। क्लियर। अब आपको जो एरिया निकालना था वो था द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द एलिप्स एंड आउटसाइड द रीजन, मतलब एलिप्स के अंदर का और इस रीजन से आउटसाइड वाला जो पार्ट है वो एरिया हमें फाइंड करना है। तो हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, तो हमें ये पार्ट का जो एरिया है वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एलिप्स का एरिया निकालकर अंदर जो आपके पास 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनका एरिया माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या हो जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड एरिया। हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ एलिप्स निकालेंगे। क्या करेंगे, एरिया ऑफ एलिप्स माइनस 4 टाइम्स इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। इसकी लेंथ क्या है, मतलब ये हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा 1 और हाइट हो जाएगी 1, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2, बेस हो जाएगा 1 और हाइट हो जाएगा 1। अब एरिया एलिप्स का फॉर्मूला होता है बेटा पाई ए बी। क्या होता है, पाई ए बी। तो पाई हमें ए दे रखा है 2 और बी दे रखा है 1, तो एलिप्स का एरिया हो जाएगा 2 पाई। क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई। तो 2 पाई माइनस ये हो जाएगा, कट करेंगे तो 2, तो इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो एरिया आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पाई -1, तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्लियर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइन ऑन द सेट ए बी सी डी which are the following reflexive, both reflexive and symmetric is equal to। तो ये बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिया इसने, मतलब ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। अगर आपको नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालनी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 की पावर n² माइनस है। अगर आपको नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए हो तो ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। इसका फॉर्मूला होता है 2n² प्लस n/2। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दिया हो फ्रॉम ए टू ए, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 की पावर n² माइनस n/2। एक चीज और होती है इसके अंदर, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन निकालने हमें फ्रॉम ए टू ए, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, पहले हम रिफ्लेक्सिव निकालते हैं, फिर हम उसमें सिमेट्रिक ऐड करते हैं और इसमें से इंटरसेक्शन वाला माइनस कर देते हैं, 2n² माइनस n/2। ये चारों फॉर्मूले आपके काम आएंगे 2025 के अंदर भी। जो 24 के अंदर एग्जाम हुए थे जेईई के, उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और 25 के जनवरी अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन आया है।
तो श्योर है कि 26 के सेकेंड अटेम्प्ट में भी इस टाइप के क्वेश्चन आने की उम्मीद है। चलिए, तो इसमें हमें n क्या, यहाँ पर जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट है वो नंबर ऑफ ए होता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो ए सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर n हो जाएगा बेटा 4। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, 2n² माइनस n/2, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 4 का स्क्वायर माइनस 4/2। तो ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 16 माइनस 4/2। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 12/2। ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इक्वल टू 64, क्लियर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 64। चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें दिया है लेट ए पॉइंट ए लाई बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस L1 and L2 such that the distance from L1 and L2 are 6 and 3 units respectively, then the area in square unit of the equilateral triangle ABC where the point B and C lie on the lines L1 and L2 respectively। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं हम लाइन टू लाइन चलते हैं, उनका डायग्राम बनाते जाएंगे, फिर उनको सोल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा क्या चाहिए इसमें, लेट अ पॉइंट ए बिटवीन टू पैरेलल लाइंस L1 एंड L2। आपको सबसे पहले दो पैरेलल लाइन लेनी है L1 और L2। ये लाइन L1 मान लेते हैं और ये हो जाएगा L2। इनके बीच में एक पॉइंट है A, मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट A है, उसकी L1 लाइन से डिस्टेंस 6 है और L2 से डिस्टेंस है वो 3 दे रखी है, क्लियर। उसके बाद ये पॉइंट एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है किसके साथ, B और C से। तो B पॉइंट लाई करता है L1 पर और C करता है L2 पर। तो यहाँ पर B मान लेते हैं और यहाँ पर C मान लेते हैं, क्लियर। ये पॉइंट B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमें पता है इसके सारे एंगल 60 डिग्री होंगे और इसकी सारी साइड्स वो इक्वल होने वाली है, क्लियर। तो हमें क्या निकालना है, इसके अंदर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है उसका एरिया निकालना है। तो उसका एरिया निकालने के बाद लिए हमें अगर इस ट्रायंगल की साइड पता चल जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 A², क्लियर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमें ए निकालना है। तो देखिए बेटा, अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूँ और यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ L2 के, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अगर मैं इसको अल्फा मानता हूँ तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा हो जाएगा, क्लियर। अब इस ट्रायंगल में इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ, इसको Q मान लेता हूँ। तो इस ट्रायंगल में AQC में देखिए एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस है, जो साइड AC है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी साइड है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3/AC को मैं A मान लेता हूँ। AC की लेंथ में क्या मान लेता हूँ, A है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड को मैं A मान लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा बेटा sin थीटा, क्लियर। अब मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ APB की, इसके अंदर एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा और ये 90 डिग्री के सामने जो AB साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, क्लियर। तो ये 6/A क्या हो जाएगा बेटा, 6/A है, इसको मैं sin अल्फा बोल सकता हूँ, क्लियर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या बन जाएगा, sin अल्फा। अब देखिए थीटा प्लस अल्फा ये 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल, तो इसमें थीटा प्लस जो अल्फा होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। तो मैं अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 60 डिग्री माइनस थीटा लिख सकता हूँ। अगर मैं बोथ साइड साइन लगा दूँ तो साइन अल्फा के साथ क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये साइन A माइनस B का फॉर्मूला बन जाएगा। तो साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 साइन थीटा, साइन 60 कोस थीटा, उसके बाद क्या बनेगा बेटा, माइनस कोस 60 और साइन थीटा, क्लियर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे इसमें, साइन अल्फा की वैल्यू हमें दे रखा है 6/A है, साइन 60 होता है बेटा √3/2 इंटू, उसके बाद कोस थीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये 9/A² लिख सकते हैं, क्लियर। और माइनस में कोस 60 बेटा 1/2 हो जाएगा और साइन थीटा हमें कितना दे रखा है 3/A, क्लियर। अब मैं 3/2A को इस साइड ले आऊँ
तो ये हो जाएगा बेटा 6/a प्लस 3/2a इक्वल टू आ जाएगा √3/2 और इसको मैं लिख सकता हूँ a और अंडर में हो जाएगा a² माइनस 9। क्लियर? इसका एलसीएम लिया, a² अंडर हटा दिया तो a आ जाएगा। अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ। क्लियर? तो ये आ जाएगा 2a, यहाँ पर 6, ये 2 टाइम्स होगा एलसीएम का, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3 इक्वल टू इसका एलसीएम हो जाएगा बेटा 2a, ये हो जाएगा √3 इंटू √a² माइनस 9। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 15/√3 इक्वल टू हो जाएगा √a² माइनस 9। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा a² माइनस 9। ये कैंसिल होगा 5 पर, ये हो जाएगा बेटा 75 इक्वल टू a² माइनस 9। 9 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 84 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा a²। और हमें क्या चाहिए फॉर्मूले के अंदर √3/4 a²। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 84, ये कट करेगा 21 पर, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा बेटा 21√3। क्लियर? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें दिया बेटा a इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस 2k एंड b इक्वल टू 8i माइनस 7j माइनस 3k एंड c be a vector such that a cross c इक्वल टू देर का आपको b वेक्टर इफ c डॉट i प्लस j प्लस k इक्वल टू देर का आपको 4, देन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस c का स्केल चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है बेटा, a क्रॉस c वेक्टर है वो आपको b वेक्टर के इक्वल टू देता है, और c वेक्टर हमें गिवन नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि c वेक्टर क्या है, ये मान लेते हैं xi yj और zk। क्लियर? तो मैं सबसे पहले a और c का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स मेथड से करते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा i j k, a वेक्टर हमें दे रखा है -1 2 2 -1 2 2 और c वेक्टर हमने माना है x y और z, और ये किसके इक्वल है बेटा b वेक्टर की। b वेक्टर आपको दे रखा है 8i प्लस 7j माइनस 3k। इसको हम सोल्व करते हैं तो i इक्वल टू आ जाएगा, i के साथ आएगा 2z माइनस 2y माइनस j के साथ आएगा क्रॉस j वाला रो जाएगा और ये कॉलम जाएगा तो -z माइनस 2x हो जाएगा और प्लस k के साथ आएगा ये रो ये जो जाएगा तो -y माइनस 2x। क्लियर? तो ये किसके इक्वल है बेटा 8i प्लस 7j और माइनस 3k। क्लियर? इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो 2z माइनस 2y इक्वल हो जाएगा बेटा 8k। इसका माइनस कॉमन निकालते हैं तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा z प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 7k। और यहाँ से ये माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये माइनस के इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस 2x इक्वल टू 3। उसके बाद हमें c वेक्टर की i प्लस j प्लस k के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो और दे रखा है। c वेक्टर था x, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा xi yj और zk। इसकी डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं i प्लस j प्लस k से, और वो बेटा हमें दे रखा है 4 के इक्वल। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4 माइनस वाई माइनस जेड। क्लियर? अब x की वैल्यू यहाँ पर रख दो आप, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इस इक्वेशन में रख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में ये 1 है, ये 3 मान लेते हैं। ठीक है? तो x की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा z प्लस 2 टाइम्स ऑफ x है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 माइनस 2y माइनस का 2z इक्वल टू हो जाएगा बेटा 7। क्लियर? ये आ जाएगा माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1। तो इसे माइनस कॉमन निकालोगे तो 2y प्लस जेड इक्वल टू आ जाएगा 1। क्लियर? अब 2y प्लस जेड इक्वल टू 1 आएगा, इसके साथ इसको एलिमिनेट कर लेंगे तो ये आपको दे रखा है 2z माइनस 2y, तो यहाँ पर प्लस का 2z है और माइनस का 2y है इक्वल टू दे रखा आपको 8। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 3z इक्वल टू आ जाएगा 9 और z की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3। क्लियर? अगर z की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा
यहाँ पर z की वैल्यू 3 रखते हैं तो 6 माइनस 2y इक्वल टू 8 माइनस 2y इक्वल टू 2 हो जाएगा। y की वैल्यू बेटा -1 आ जाएगी। क्लियर? अगर y की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं और x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2x इक्वल टू 3, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, x की वैल्यू बेटा हो जाएगी 2। x मिल गया, y मिल गया और z मिल गया, इसका मतलब हमें वेक्टर c मिल गया। तो वेक्टर c हो जाएगा बेटा 2i माइनस j और प्लस का 3k। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है, वेक्टर a के साथ c का सम करके प्लस करके और उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है। तो वेक्टर a दे रखा है बेटा, इसकी जो वेक्टर a है वो देखिए वेक्टर a दे रखा है हमें -i, उसके बाद प्लस 2j और प्लस का 2k, और वेक्टर c जो आया है वो आया बेटा 2i माइनस j और प्लस का 3k। अब हम वेक्टर a प्लस वेक्टर c निकाल लेते हैं, तो इन दोनों का सम हो जाएगा i में i ऐड करोगे तो i प्लस j और प्लस का 5k। अब हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर a प्लस c का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा बेटा √1 प्लस 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और इसका स्क्वायर करना है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, √ कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 27। क्लियर? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका। क्लियर? अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें दिया है A1, A2 एंड A3 बी ए जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म सच दैट A2, A3, A4, A2 इंटू A3 और A4 की जो प्रोडक्ट है वो आपको 64 दे रखा है। ध्यान रखना इसमें जो जीपी दी है वो इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स है, उसकी जो टर्म्स है वो क्या है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स गिवन है। इसका मतलब जो कॉमन रेशियो है वो आपका डिवाइड के अंदर नहीं हो सकता फ्रैक्शन में, अगर किसी के फ्रैक्शन में है तो वो अगर हम नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिक्रीजिंग टर्म्स आने लग जाएगी, हमें इंक्रीजिंग और पॉजिटिव टर्म्स चाहिए। क्लियर? तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, AR लिख सकते हैं, A3 को हम AR स्क्वायर लिख सकते हैं, A4 को AR की पावर 3 लिख सकते हैं, इक्वल टू देर का बेटा 64। तो ये हो जाएगा A क्यूब और R की पावर 6 इक्वल टू 64। इसको मैं AR स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूँ और ये 4 का क्यूब है, इसका मतलब AR स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी बेटा 4। क्लियर? ये हमें AR स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हमें A1 प्लस A3 प्लस A5 दे रखा है, A1 प्लस A3 प्लस A5, ये आपको दे रखा है 813/7। A1 को हम A लिख सकते हैं, A3 को हम AR का स्क्वायर लिख सकते हैं, A5 को हम AR4 लिख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा बेटा 813/7। इसमें से A कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R4 इक्वल टू 813/7। अब बेटा यहाँ से A की जो वैल्यू होगी वो हम 4/R स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4/R स्क्वायर यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4/R स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R4 इक्वल टू 813/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, R स्क्वायर उधर चला जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 28R स्क्वायर प्लस 28R4 इक्वल टू हो जाएगा 813R स्क्वायर। इसको हम सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला लिखते हैं 28R4 प्लस 28R स्क्वायर, ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 813R स्क्वायर और प्लस का 28 इक्वल टू 0। अब इसका हम माइनस करते हैं 813 से, अगर मैं माइनस करता हूँ 28 को, 813 से 28 माइनस करते हैं, 13 से 8 जाएगा 5, 10 से 2 जाएगा 8 और ये आ जाएगा आपके पास 7, ये आ जाएगा माइनस का 785। तो ये हो जाएगा 28R स्क्वायर माइनस 785R स्क्वायर प्लस 28। अब देखिए बेटा आपको फैक्टर बनाने हैं 28 का स्क्वायर, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, 28 का स्क्वायर होता है 784, जिसका मल्टीप्लाई तो क्या है 784 आए और प्लस माइनस करने पर 785 आए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 28R का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 784R स्क्वायर, यहाँ पर R की पावर 4 चल रहा है, यहाँ पर हो जाएगा R की पावर 4 चल रहा था, ये क्या हो जाएगा R की पावर 4 है, ये R की पावर 4 है, ये R4,
तो इसको हम लिखेंगे माइनस का आर स्क्वायर प्लस का 28 इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसमें से 28 आर स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ मिलेगा आर स्क्वायर माइनस 28, और इसमें से -1 कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 28 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेगी, आर स्क्वायर माइनस 28 इक्वल टू 0, एक हो जाएगा 28 आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। या तो आर स्क्वायर 28 होगा या आर स्क्वायर है वो 1/28 होगा, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पॉजिटिव अगर टर्म्स चाहिए, ए आर स्क्वायर ए आर 4 इस तरह से चाहिए हमें, तो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर आप ये रखने लग जाओगे, आर की वैल्यू 1/√28, तो क्या हो जाएगा, टर्म्स है वो डिक्रीजिंग में आने लग जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो है A3 प्लस A5 प्लस A7, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर। हमें जो निकालना है वो है A3 प्लस A5 प्लस A7। A3 हो जाएगा बेटा ए आर स्क्वायर, A5 हो जाएगा ए आर 4 और A7 हो जाएगा ए आर 6। ए आर स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4। क्लियर। अब ए आर स्क्वायर की वैल्यू तो हमने अभी देखी है कि 4 था, और 1 प्लस आर स्क्वायर हमारे पास 28 आया था, और आर स्क्वायर का स्क्वायर है ये 28 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 29 प्लस ये हो जाएगा 784। क्लियर। इसको हम ऐड करते हैं, 9 4 4 13, 8 2 10 11, 8 1 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 8 जा 32। तो इसका आंसर हो जाएगा 3252, ऑप्शन बी। क्लियर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें दिया बेटा लेट सी एंड डी बी वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ सी प्लस डी इक्वल टू √29। आपको दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ सी प्लस डी इक्वल टू √29 एंड सी क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k इंटू डी। इसमें आपको बच्चे हैं क्या है कि क्वेश्चन को देखते ही डर जाते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल लाइन टू लाइन जाते हैं तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन में आता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सी क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू देखा बेटा 2i प्लस 3j प्लस 4k इंटू में क्रॉस में क्या दे रखा आपको बेटा, डी वेक्टर। अगर मैं इस साइड को इधर लेकर आता हूं तो ये बन जाएगा सी वेक्टर क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k वेक्टर माइनस ये हो जाएगा आपके पास 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर और क्रॉस में डी वेक्टर इक्वल टू 0। हमें पता है कि a क्रॉस b है वो इक्वल होता है माइनस b क्रॉस a के। क्लियर। तो हमारे पास इसको अगर मैं चेंज कर दूँ, ये माइनस होकर ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सी क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k और ये हो जाएगा प्लस का डी वेक्टर क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू 0। अब इसमें से इसको मैं लिख सकता हूँ c प्लस डी वेक्टर और क्रॉस में क्या आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस का 4k वेक्टर इक्वल टू 0। अब ये c प्लस डी वेक्टर हो गया, ये कोई अलग वेक्टर हो गया, मान लेते हैं कोई c वेक्टर मतलब a वेक्टर है, तो कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर है। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, c वेक्टर प्लस डी वेक्टर को मैं लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या लिख सकता हूँ बेटा 2i प्लस 3j और 4k वेक्टर लिख सकता हूँ। और मेरे को पता है c प्लस डी का मैग्नीट्यूड तो √29 दिया हुआ है, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ c प्लस डी कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा लैम्डा का मैग्नीट्यूड, ये तो स्केलर क्वांटिटी है तो लैम्डा ही रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास √4 9 और 16। ये हमें दे रखा है √29 और ये दे रखा है लैम्डा और √29, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 29 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारे पास 29। क्लियर। तो ये हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो ±1 हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद इसने क्या दिया है, इफ λ1 λ2 λ1 इज ग्रेटर देन λ2 आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ c प्लस डी डॉट -7i प्लस 2j प्लस 3j। अगर मैं c प्लस डी वेक्टर को इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूँ और उसके बाद जो लैम्डा मिलता है उसमें दो वैल्यू मिलेगी लैम्डा की, जो बड़ा होगा वो λ1 होगा और जो छोटा होगा वो λ2 होगा।
तो सी प्लस डी को मैं ये लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये दे रखा आपको 2i प्लस 3j प्लस का 4k, और इसकी डॉट प्रोडक्ट करानी है आपको माइनस 7i प्लस 2j प्लस 3k, और यहाँ से जो लैम्डा था वो प्लस माइनस था तो मैं इसको प्लस माइनस लिख लेता हूँ। इसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, तो मतलब i वालों की प्रोडक्ट होगी, j और j वालों की प्रोडक्ट होगी, और k और k वालों की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी। तो ये जाएगा 2 को -7 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4 होगी, 3 2 जा 6 हो जाएगा बेटा, और 3 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 18 माइनस 4 4, इसका मतलब लैम्डा 1 4 हो जाएगा और लैम्डा 2 क्या हो जाएगा -4, क्योंकि हमें क्या गिवन था लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2, मतलब जो बड़ा है वो लैम्डा 1 है और जो छोटा है वो लैम्डा 2 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, देन द इक्वेशन k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 5k प्लस लैम्डा 1 xy प्लस 3k प्लस लैम्डा 2 y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू रिप्रेजेंट ए सर्कल फॉर k इक्वल टू, मतलब इसके अंदर आपके लैम्डा की वैल्यू रखने पर ये सर्कल की जनरल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो उसके लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमें पता है बेटा सर्कल की इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, देखिए जो सर्कल की जनरल इक्वेशन है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, अगर मैं कॉनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ पहले बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसको सर्कल की इक्वेशन बनना है तो xy का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, इसका मतलब h की वैल्यू 0 होगी, और a और b है वो इक्वल होनी चाहिए लेकिन कभी भी 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, क्लियर। तो हमारे पास जो xy का कोफिशिएंट है उसको 0 होना पड़ेगा, तो xy का कोफिशिएंट क्या दे रखा है बेटा इसमें, ये देखिए k स्क्वायर माइनस 5k प्लस लैम्डा 1, तो ये दे रखा है हमें k स्क्वायर माइनस 5k प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, क्योंकि ये तो h दिया हुआ है 2h के इक्वल है ये। उसके बाद इसकी वैल्यू h की वैल्यू 0 है तो इसको 0 होना पड़ेगा, और लैम्डा 1 हमारे पास है बेटा 4, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके जो दो फैक्टर बनेंगे वो k माइनस 1 और k माइनस 4 बनेंगे बेटा, बनाकर देख लेना, इतना तो आप जानते ही हैं। तो k की दो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 और 4। उसके बाद अभी पता है कि a और b है वो क्या होने चाहिए, उनके कोफिशिएंट है a और b की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर क्या होता है सर्कल की इक्वेशन में इक्वल होता है। तो a दे रखा है बेटा k स्क्वायर और b दे रखा है 3k प्लस लैम्डा 2/2, ये दे रखा है 3k प्लस लैम्डा 2/2, और लैम्डा 2 बेटा हमें दिया हुआ है -4, अगर मैं -4 रखता हूँ -4/2 हो जाएगा -2, तो ये आ जाएगा बेटा k स्क्वायर इक्वल टू 3k -2, इधर लेकर आएंगे तो ये बनेगा k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो दो फैक्टर बनेंगे k माइनस 1 और k माइनस 3 बन जाएंगे, k माइनस 2 बन जाएंगे, तो यहाँ पर k की दो वैल्यू आएगी 1 और 2, तो इन दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है, k इक्वल टू 1 सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने जाएगा, क्लियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर हम लाइन टू लाइन किसी क्वेश्चन को डिकोड करते हैं तो जे के क्वेश्चन भी आसान बन जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको एक्यूरेसी रखनी होती है क्वेश्चन के अंदर, और इसके अंदर जितने आप प्रैक्टिस करोगे पीवाईक्यूज की उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आपके क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसमें दिया बेटा y इक्वल टू वाई एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू दे रखा है प्लस में दे रखा है, ये आपको दे रखा है प्लस में, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई माइनस tan इनवर्स एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, वाई 0 आपको 1 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ वाई 1 की वैल्यू पूछिए बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले इस टर्म को उधर लेकर जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ये उधर जाकर नेगेटिव होगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स एक्स माइनस वाई और डी एक्स, पॉजिटिव लिखने के लिए इसमें से नेगेटिव कॉमन निकालें, क्लियर। अब हम डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर बचेगा बेटा tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो ये आपके पास एक इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो फॉर्म बन जाएगी dy बाई डी एक्स प्लस ई वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर बेटा p हो जाएगा हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और q हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है बेटा IF इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p दिया हुआ हमें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बेटा tan इनवर्स x। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, वो आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स x। अब इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो हो जाएगा बेटा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। क्लियर? इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा y इंटू ई की पावर tan इनवर्स x इक्वल टू q दिया हुआ बेटा tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में दे रखा है e की पावर tan इनवर्स x और dx। क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें आपको क्या करना है, tan इनवर्स x को t पुट कर देंगे। पुट tan इनवर्स x इक्वल टू t। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt हो जाएगा बेटा। तो इस इतने टर्म्स को हम dt लिख सकते हैं। तो ये जो जनरल सॉल्यूशन है वो बन जाएगा y इंटू ए की पावर tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x को आपने t पुट किया था, e की पावर t हो जाएगा और ये हो जाएगा dt। इसमें हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगा देंगे। तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर tan इनवर्स x, ये हो जाएगा बेटा आइलेट यूज करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, t एज इट इज e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ et रहेगा और इंटू dt हो जाएगा। क्लियर? अब हम इसको लिखेंगे y इंटू e की पावर tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा बेटा t इंटू e की पावर t और माइनस e की पावर t प्लस c। इसमें से e की पावर t कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा y इंटू tan इनवर्स x इक्वल टू e की पावर t कॉमन निकालोगे तो t माइनस 1 और प्लस में c। t हमारे पास tan इनवर्स x था, तो ये बन जाएगा y इंटू e की पावर tan इनवर्स x इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस c। क्लियर? और हमें जो क्वेश्चन में दिया है बेटा वो दिया हुआ है, देखिए इसमें जो दे रखा है y0 इक्वल टू 1, मतलब y0 इक्वल टू 1 का मतलब है अगर मैं x की जगह y0 इक्वल टू 1 का मतलब है अगर आप x की जगह 0 रखते हो तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसमें x की जगह 0 रख दो और y की जगह 1 रख दो, तो हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स 0 0 होता है। उसके बाद e की पावर tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, उसके बाद 0 माइनस 1 प्लस c। तो यहाँ से 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 प्लस c। तो c की वैल्यू बेटा हो जाएगी 2। अब c की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये बन जाएगा y इंटू e की पावर tan इनवर्स x और इक्वल टू हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स x इंटू में आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस 2। अब आपको जो निकालना है वो निकालना बेटा y1 का मतलब x की जगह 1 रखना है और y की वैल्यू निकालना है। तो x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, ये हो जाएगा बेटा e की पावर tan इनवर्स 1 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2। tan इनवर्स 1 बेटा पाई बाई 4 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y इंटू ई की पावर पाई बाई 4 और ये हो जाएगा e की पावर पाई बाई 4, ये हो जाएगा बेटा पाई बाई 4 माइनस 1 और प्लस में 2। तो y की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगा बेटा पाई बाई 4 से इधर डिवाइड करेगी तो ये हो जाएगा 2 अपॉन e की पावर पाई बाई 4 और प्लस में पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन फर्स्ट में। क्या दे रखा है बेटा 2 अपॉन, ये दे रखा हमें 2 अपॉन ए की पावर पाई बाई 4 और पाई बाई 4 माइनस 1। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 9th नंबर पर। ये दिया हुआ था फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम सेट 1 2 3 4 5 6 टू द सेट 1 2 3 9 सच दैट fi इक्वल टू नॉट इक्वल टू i एंड i की वैल्यू है वो बिलोंग करती है 1 to 6 तक। क्लियर? तो इसमें क्या दिया बेटा कि आपके पास दो फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बनानी है। तो सेट ए में आपको दिया 1 2 3 4 5 6 और इसमें दे रखा है 1 2 3 4 5
6 7 8 9। क्लियर? हमें पता है कि fi तो i नहीं हो सकता, इसका मतलब f1 है वो कभी भी 1 नहीं हो सकता। क्लियर? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है बेटा अगर आप x की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हो डोमेन से, आप एक किसी के साथ जो रेंज बनेगी, जैसे इसमें क्या होता है, अगर आप x की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं, ये आपके पास x है और ये आपके पास fx है, अगर आप इसमें आप y रखते हैं, y अगर x से ग्रेटर देन है तो f ऑफ y भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अगर आप x की फंक्शन की वैल्यू मतलब डोमेन से जो वैल्यू है उनको आप इंक्रीज करते जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, लगातार इंक्रीज होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? तो f1 fi इक्वल टू i तो कभी नहीं हो सकता, मतलब f1 1 के इक्वल नहीं हो सकता, f2 कभी 2 नहीं हो सकता, f3 कभी 3 नहीं हो सकता। क्लियर? तो क्या मैं f1 को 2 लिख सकता हूँ? यस, f1 अगर 2 के साथ कनेक्ट हो गया इसका मतलब 1 तो अब कभी कनेक्ट नहीं होगा, तो इसके मतलब है कि बाकी बचे हुए 7 में इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन 5 को कनेक्ट करना है। इसका मतलब अगर f1 2 के साथ कनेक्ट होता है तो बाकी 7 में से जो 5 है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कनेक्ट होंगे, मतलब 2 अब 2 के साथ तो कनेक्ट हो नहीं पाएगा, तो 2 3 के साथ हो सकता है, 2 4 के साथ हो सकता है, 5 6 7 8 इस तरह से जो आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद अगर f1 है वो 3 के साथ कनेक्ट हो जाता है, अगर f1 क्या है बेटा 3 के साथ कनेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब 1 और 2 तो हट जाएंगे, अब बाकी बचे हुए 4 5 6 7 8 9 इन 6 नंबर में से ये 5 नंबर कनेक्ट होंगे, इसका मतलब 6C5। क्लियर? वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। क्लियर? उसके बाद f1 है अगर 4 के साथ कनेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब 4 के साथ कनेक्ट होने 5 में से ये 5 कनेक्ट होंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 5C5। क्लियर? f1 है वो कभी भी 5 के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा बेटा? क्योंकि देखिए अगर इस फंक्शन में आपके पास 1 2 3 4 5 6 है और इस फंक्शन में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, अगर 1 कभी भी 5 के साथ कनेक्ट हो गया, अब हमें पता है कि ये चार तो आपस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये वैल्यू भी बढ़नी चाहिए थी, तो 2 है वो 6 7 8 के साथ कनेक्ट होगा, इसका मतलब इधर 5 एलिमेंट है और इधर 4 है, तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनने के लिए इधर कम रह गए, इसका मतलब f1 कभी भी 5 नहीं हो सकता। तो इतने आपके पास नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आप बना सकते हैं i इक्वल टू 1 to 6 के बीच में जब लाई करता है। क्लियर? तो 7C5 होता है बेटा 7, इसको मैं 7C2 लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 7 6 2 1, ये हो जाएगा बेटा 21, तो 7C5 हो जाएगा 21 प्लस 7 6C5 6 होता है और 5C5 1 होता है, तो टोटल हो जाएगी 28 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे बेटा जो कनेक्ट होंगे। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद 10th नंबर देखिए, लेट f such that r to 0 to infinite be a twice differentiable function such that f of 3 18 देर का है, f dash 3 0 देर का है, f double dash 3 आपको 4 देर का है, and then limit x tend to 1 log of e f of 2 plus x अपॉन f of 3 की पावर 18 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको बताना है बेटा। तो हम क्या करते हैं, लेट t मान लेते हैं कोई भी फंक्शन, या आप इसको क्या मान लेते हैं, इस फंक्शन को t मान लेते हैं और ये लिमिट उसके साथ अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि t है वो इसकी इक्वल है, फिर हम लोग ई टी निकालेंगे। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 1, ये हो जाएगा बेटा f ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन f ऑफ 3, और ये हो जाएगा बेटा 18 की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ यहाँ पर तो f ऑफ 3 बाई f ऑफ 3 1 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 1 की पावर इनफाइनाइट, कौन सा रूल लग रहा है इसमें, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है। 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बनता है तो मंकी ट्रिक मेथड होता है बेटा। मंकी ट्रिक में क्या होता है, सबसे पहले आप इस फंक्शन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, e की पावर में लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड टू 1, सबसे पहले हम पावर को आगे लेकर आते हैं, पावर हो जाएगा आगे आने पर 18 अपॉन, ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इस फंक्शन में से 1 माइनस कर देते हैं, f ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन f ऑफ 3 माइनस 1। क्लियर? इसका मतलब है कि आपके पास ये ट्री था, ये मंकी था, तो हम क्या करते हैं, मंकी को आगे बुलाते हैं, ट्री को कटवाते हैं, इसका मतलब मंकी आगे आएगा
और इसमें से ट्री में से 1 माइनस कर देगा। क्लियर? तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर f ऑफ 3 हमें बेटा पता है कि 18 है, तो इसका मतलब f ऑफ 3 18 कांस्टेंट नंबर है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास t इक्वल टू हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड टू 1, ये हो जाएगा बेटा f ऑफ 2 प्लस एक्स, यहाँ पर पहले एलसीएम लेकर फिर कैंसिल होगा बेटा ये, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा f ऑफ 3, फिर यहाँ पर f ऑफ 3 था वो कैंसिल हुआ है, और ये x माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर x की जगह मैं 1 रखता हूँ, तो ये हो जाएगा f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 3 0, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी। 0/0 फॉर्म आते ही हम क्या करते हैं बेटा, एल ऑर्बिटल यूज करते हैं। क्लियर? क्या करते हैं, एल ऑर्बिटल यूज करते हैं। क्लियर? उसके बाद क्या दिया है, t इक्वल टू हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड टू 1, एल ऑर्बिटल में क्या करते हैं, पहले इसका न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, ये हो जाएगा बेटा f डेस 2 प्लस एक्स, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 0, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो f डेस 3 हमें फिर से 0 दिया हुआ बेटा, तो ये फिर से 0/0 फॉर्म बनेगा। अगेन एल ऑर्बिटल यूज करेंगे, तो t इक्वल टू हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड टू 1, ये आ जाएगा f डबल डेस 2 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा बेटा 2x। क्लियर? f डबल डेस 2 प्लस एक्स, एक्स की जगह 1 रखते हो तो f डबल डेस 3 बनेगा। f डबल डेस 3 की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, तो ये हो जाएगा बेटा e की पावर 4 अपॉन एक्स की जगह 1 रखते हैं तो 2, तो ये जाएगा t की वैल्यू आ जाएगा e स्क्वायर। क्लियर? और हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो था log et, तो ये हो जाएगा बेटा log e t था, तो बहुत साइड log लगा देते हैं, तो log e स्क्वायर है, तो ये पावर आगे आ जाएगा, तो log e t, इसका आंसर हो जाएगा बेटा 2। क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा 2। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्लियर? 11 नंबर देखिए बेटा,